नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूसली एंजॉय कर रहे होंगे और डेली नई नई बातों को आप लोग सीख रहे होंगे। सीखने की इसी श्रृंखला में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था ओरिजिन ऑफ लाइफ को, ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा पार्ट उसका अभी बचा हुआ है, तो आइए उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके आगे एविडेंसेस की बात करेंगे। क्लियर है ना। तो चलिए आज हम लोग अभी ओरिजिन ऑफ लाइफ में ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अगले लगभग 10 मिनट के आसपास तक, फिर उसके बाद में हम लोग आगे की बातों को देख पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप, और अगला स्टेप है, आप देखिए, सुकेंद्र की जीवधारियों की उत्पत्ति। यहां हम लोग बात करेंगे सुकेंद्र की जीवधारियों की उत्पत्ति। सुकेंद्र की जीवों की उत्पत्ति। ये अब सवाल उठता है कि सुकेंद्र की जीवों की उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे हुआ, इसके लिए क्या थियरीज हैं। तो इसके लिए दो अलग अलग मत हैं। इसको हम लोग अगर देखें, इंग्लिश में बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से अब यहां पर हम लोग देखें तो इसे हम लोग दो स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो दो अलग अलग इसके लिए थियरीज दी गई हैं, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू, या हम लिखें ओपेरिन के अनुसार और दूसरा है मार्ग्यूलिस के अंतः सहजीविता सिद्धांत के अनुसार। मार्ग्यूलिस के अंतः सहजीविता के सिद्धांत के अनुसार। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। अब मार्ग्यूलिस के अंतःसहजीविता के सिद्धांत के अनुसार और ओपेरिन के अनुसार, दोनों तरह से हमें देखना है कि यूकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति कैसे हो पाई थी। तो इसमें इसके अनुसार क्या है भाई, इन्होंने ये बताया कि कुछ प्रोकैरियोटिक जीव, इनमें हुआ म्यूटेशन, या बात करें उत्परिवर्तन, और इस उत्परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ, तो आप कहेंगे यूकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति। इस तरह से यूकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति। सिंपली यहां पर हम लोग देखें कि ओपेरिन के अनुसार कुछ प्रोकैरियोटिक जीव में उत्परिवर्तन हुआ और इस उत्परिवर्तन के फलस्वरूप
यूकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति हो पाई। यही बात ओपेरिन ने बताया। अब मार्ग्यूलिस के अंतःसहजीविता के सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोटिक थियरी ऑफ मार्ग्यूलिस, इस तरह से। तो मार्ग्यूलिस की जो एंडोसिम्बियोटिक थियरी थी उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या हुआ, तो उसके अनुसार यहां पर कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे। जैसे आप ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। इस तरह से आप देखिए, आप यहां पर देखिए कि एक अवायवीय जो हेटेरोट्रॉफिक था, तो इसमें आप देखेंगे अवायवीय परपोषी ये प्रोकैरियोट था, और यहां पर आप देखेंगे ये देखिए क्लोरोप्लास्ट के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है। ये क्या था? स्वपोषी पूर्व केंद्र की। और आप देखिए परपोषी वायुवीय पूर्व केंद्र की। परपोषी वायुवीय पूर्व केंद्र की। आप देखिए, अब सवाल ये उठता है कि परपोषी वायुवीय पूर्व केंद्र की ये था, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसा प्रोकैरियोट था, ये सिंपल प्रोकैरियोट था, और ये स्वपोषी पूर्व केंद्र की था, या हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट था। तो मार्ग्यूलिस ने यह बताया कि इन तीनों तरह के जीवधारियों में अंतःसहजीविता का विकास हुआ, अर्थात ये जीवधारी इसके भीतर प्रविष्ट होकर के अंतःसहजीवी की तरह से रहने लगी। और आप ध्यान दीजिए कि जब ये अंतःसहजीवी की तरह से रहने लगे तो इससे यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक जीवधारी की उत्पत्ति हो पाई। ये देखिए, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पर आप ध्यान दें इसमें केंद्रक का विकास हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जैसा जो जीवधारी था वो आकर के एंडोसिम्बायोंट के रूप में, अंतःसहजीवी के रूप में यहाँ रहने लगा, और ये जो क्लोरोप्लास्ट जैसा जीवधारी था ये भी ये आप देख सकते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट जैसा जीवधारी, ये भी आप देखिए इस तरह से रहने लगा। तो सिंपली यहां पर हम लोग देख पाएंगे आसानी से कि सुकेंद्र की जीव की उत्पत्ति किसके फलस्वरूप? तो आप देखेंगे अंतःसहजीविता
का आरंभ। अब सिंपली यहां पर हम लोग अगर देखें तो इतनी कहानी सुन लेने के बाद में शायद ये क्लियर हो गया। तो आप देखेंगे यहां हम लिखेंगे इसके अनुसार ध्यान दें, इसके अनुसार कुछ पूर्व केंद्र की जीवों के बीच, कुछ पूर्व केंद्र की जीवों के बीच अंतः सहजीविता का आरंभ, अंतः सहजीविता का आरंभ होने के फलस्वरूप देखिए किसका विकास हो रहा है, तो आप कहेंगे यूकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति हो पाई, जीवों की उत्पत्ति हो पाई। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि इस तरह से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हो पाए थे। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे कि कुछ विकासीय घटनाओं के समयावधि क्या थी इस बात पर। तो इसमें आप लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो इवोल्यूशनरी इवेंट्स थे उनकी समयावधि से संबंधित तो यहां पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण विकासीय घटनाओं की समयावधि। तो एक तो देखेंगे ओपेरिन के अनुसार, और दूसरी ओर हम लोग देखेंगे कि आधुनिक मत के अनुसार। आधुनिक मत के अनुसार तो सिंपली यहां पर हम लोग देख पाएंगे कि क्या कंडीशन है। तो इसको आप देखिए। अब यहां हम लोगों को एक बात देखनी है कि ओपेरिन के अनुसार और आधुनिक मत के अनुसार। तो ओपेरिन के अनुसार यहां पर आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, प्रोटोबायोन्ट की उत्पत्ति कब हुई, तो ये था इनके अनुसार 3.8 BYA अर्थात 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। और इसी के साथ साथ देखेंगे ओरिजिन ऑफ इयोबायोन्ट्स या फर्स्ट लिविंग फॉर्म, प्रथम जीवधारी की उत्पत्ति। तो ये था 3.7 बिलियन ईयर एगो।
और इसी के साथ साथ आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स 3.5 BYE, origin of autotrophs 3.2 to 3.4 BYE, origin of eukaryotes, no, origin of phototrophs, तो फोटोट्रॉफ की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 to 3.2 BYE। इसी के साथ आप देखेंगे ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन, अर्थात ऑक्सीजन क्रांति की जो बात हुई थी उसमें हम लोग देखें तो आप देखेंगे 2.5 to 2.7 BYE। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, तो ये था आप देखिए 1.5 BYE, या इसी को हम कह सकते हैं 1500 MYE। तो इस तरह से हम इन चीज़ों की कहानी देख सकते हैं, इस तरह से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आधुनिक मत के अनुसार तो एनसीईआरटी में कुछ इवोल्यूशनरी घटनाएं दी गई हैं, उनकी समय अवधि बताई गई है, उसी को आपको मैं यहाँ पर रिवाइज करवाना चाहता हूँ, एनसीईआरटी की उसी बातों को। तो आइए यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं। तो आप देखेंगे, हिंदी में लिख लें इसको, जीवन की उत्पत्ति। तो ये था 4 BYE, जी हाँ 4 BYE। तो आप देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति की 500 मिलियन वर्ष पश्चात, और ये भी लगभग 4 बिलियन ईयर एगो बताया गया है। तो लगभग 4 बिलियन ईयर एगो और 3.7 बिलियन ईयर्स एगो, ये इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इन दोनों में कभी कभी स्टूडेंट कहता है ना कि अरे सर प्रथम जीवधारी यहाँ उत्पन्न हुए थे या यहाँ उत्पन्न हुए थे, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, वो भी लगभग ही है, समझ रहे हैं ना। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको एनसीईआरटी की वो बात याद रखनी है। और फिर आप देखेंगे नेक्स्ट, जीवन के प्रथम अकोशिकीय रूप की उत्पत्ति। तो आप देखेंगे जीवन के प्रथम अकोशिकीय रूप की उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आराम से आप कह सकते हैं कि क्या होगी। तो इसको आप कहेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 3 BYE, 3 बिलियन वर्ष पूर्व। और इसके बाद में आप देखेंगे जीवन के प्रथम कोशिकीय रूप की उत्पत्ति 2 BYE, 2 बिलियन वर्ष पूर्व। और इसी के साथ साथ देखेंगे
सुकेंद्र की जीवों की उत्पत्ति। तो ये अगर घटना हम लोग देखें तो ये घटना लगभग यहाँ के जैसी ही बताई गई है यहाँ भी। तो आप देखेंगे 1.5 BYA। तो ये थी जीवन की उत्पत्ति से या ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आप ध्यान दीजिए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद की आगे की बातें हम लोग करते हैं, आगे की घटनाओं को हम लोग देखते हैं। और अब यहाँ पर हम लोग जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इस ओरिजिन ऑफ लाइफ को अब हम लोग कर लेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्या कर लेंगे जी? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ से हम लोग ले लेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो आइए देखते हैं। जी हाँ, आप ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सिंपली क्या कहेंगे इसको? तो इसका मतलब है विकास के प्रमाण। तो इसमें आप देखेंगे ये हो गया और क्लास ये आपकी हो गई हिंदी मीडियम की। इस तरह से अब यहां पर हम लोग देखें ठीक है बच्चों। अब एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन एक नया सेगमेंट है इवोल्यूशन में। इसमें कुल हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं पूरे इवोल्यूशन को। पहला पार्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ, दूसरा पार्ट है एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन, तीसरा पार्ट है थियरीज ऑफ इवोल्यूशन और चौथा पार्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन। चारों ही पार्ट से लगभग एक एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में आने के लिए संभव होती है और आते भी हैं प्रायः, ठीक है। तो अब फर्स्ट जो एविडेंस है हम लोग देखेंगे तुलनात्मक बाह्य आक्यरिकी से या आंतरिक अध्ययन से संबंधित प्रमाण। तो आइए यहां पर आप देखेंगे तुलनात्मक आकारिकी या एनाटॉमी से प्रमाण। अब सवाल उठता है कि हम लोग देखेंगे कि इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं वेरी सिंपली एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी ध्यान दें, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। अब सवाल उठता है कि मॉर्फोलॉजी का क्या अर्थ होता है। मॉर्फी मीन्स होता है फॉर्म और एनाटॉम और लॉगस मीन्स होती है स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी मीन्स बाह्य संरचनाओं का अध्ययन और एनाटॉमी का अर्थ होता है आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन।
तो इनसे जो प्रमाण हैं, आइए उनसे रिलेटेड हम लोग बात करें। तो सिंपली हम लोग देखेंगे सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें कि मॉर्फोलॉजी क्या है। तो आप लिखेंगे जीवधारी की शरीर संरचना से संबंधित अध्ययन। जीवों की शरीर संरचना का अध्ययन जो प्रायः बाह्य संरचना से संबंधित होता है, जो प्रायः बाह्य संरचना से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे क्या कहानी है इस चीज़ को, तो आसानी से समझना चाहिए। तो ये हुई मॉर्फोलॉजी। और अगर हम बात करेंगे एनाटॉमी, तो एनाटॉमी का अर्थ है जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। इस तरह से ये हो जाएगा एनाटॉमी। अब सवाल उठता है कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से संबंधित जो उद्विकासीय प्रमाण हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो आइए इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें आप देखेंगे ये तो फर्स्ट हो गया। अब इस फर्स्ट में, इस पहले नंबर में आप देखेंगे जो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा, आप देखिए, समजातता से प्रमाण। किससे प्रमाण की बात की जा रही है जी? समजातता से, अर्थात समजात रचनाओं के अध्ययन या समजात रचनाओं का पाया जाना। समजातता से प्रमाण अर्थात यहां पर बात करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम होमोलॉजी। इस तरह से अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि समजातता किसको कहेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो इसका अर्थ है समजात रचनाओं का पाया जाना या इनका अध्ययन समजातता कहलाता है। इस तरह से क्या कहलाता है जी? समजातता कहलाता है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, थोड़ी सी चर्चा करें, तो ये तो हो गया समजातता। अब सवाल उठता है कि समजात रचनाएं क्या हैं, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे यहां, मैं थोड़ा सा इसको नीचे से लेके लिखूंगा, समजात रचनाएं, या हम बात करेंगे होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। तो सिंपली यहां पर हम लोग देखेंगे कि समजात रचनाओं की बात करेंगे तो ये क्या हैं, किनको समजात रचनाएं कहेंगे। इसके लिए आप लोग बड़े आसानी से कहते हैं कि वह रचनाएं जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्यों में भिन्न हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ अगर हम इतनी ही चीज को याद करके बैठ जाएंगे
तो हमारा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवोल्यूशन का। और कह लीजिए कि इसी से संबंधित कुल 4 टॉपिक होते हैं, जैसे समजात रचनाएं, समवृत्ति रचनाएं और अभिसारी उद्विकास और अपसारी उद्विकास। ये 4 ऐसी बातें हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं। इन चारों का क्या संबंध है उसे, और ये चारों क्या होती हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो अब इस तरह से हम इसे समझने की कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए उसे हम निश्चित रूप से सही कर पाएं। क्या इतना आवश्यक है? जी हाँ, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि उद्विकास से संबंधित जो क्वेश्चन आता है नीट में, वो प्रायः अधिकांश मामलों में इन्हीं 4 चीजों के आसपास घूमता है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अर्थात समजात रचनाएं, समरूप रचनाएं, और इसके बाद में आप ध्यान दें अभिसारी उद्विकास और अपसारी उद्विकास। तो आइए देखने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे दो या अधिक जीवों की वे रचनाएं जो, अब यही जो से हमें आगे बढ़ाना होगा, जो जिनकी क्या विशेषता होती है, जो उत्पत्ति में समान होती हैं, आधारभूत आंतरिक रचना में समान होती हैं, कार्य में भिन्न होती हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्य में भिन्न होती हैं, और कार्य में भिन्न होने के साथ साथ और अगर हम बात करें और क्या खास बात होगी, तो आप देखेंगे इनमें यह भी पूछता है कि अपसारी उद्विकास के फलस्वरूप विकसित होती हैं या अभिसारी उद्विकास के फलस्वरूप विकसित होती हैं। तो आप देखेंगे अपसारी उद्विकास ध्यान दें, अपसारी उद्विकास अर्थात डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के फलस्वरूप विकसित होती हैं। अपसारी उद्विकास के फलस्वरूप विकसित होती हैं। तो ये कहानी आप देख पाएंगे। ये 4 बातें जरूर आप ध्यान में रखेंगे, अर्थात इसको कहेंगे दैट इज डेवलप्ड बाय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडाप्टिव बस इतनी चीज आप जानिए, समझ रहे हैं ना। तो ये कहानी हो जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि आपके पास यहां पर देखेंगे कि अब अगर कोई आपसे पूछे कि 2 जीवधारी हैं, उनमें समजात अंग पाए जा रहे हैं, तो बताइए उन जीवधारियों के समजात अंग अपसारी उद्विकास से विकसित हुए हैं या अभिसारी? तो आपको कहना होगा अपसारी उद्विकास से विकसित हुए हैं। अर्थात
समजात अंगों का पाया जाना किसको प्रमाणित करता है, अनुकूली अपसारिता को या अनुकूली अभिसारिता को? तो आप कहेंगे अनुकूली अपसारिता को या अपसारी उद्विकास को प्रमाणित करता है। क्लियर? तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि अब सवाल उठता है आपके सामने, यहां पर ध्यान दें, अपसारी उद्विकास लिख लिया है आपने, तो नीचे हम लोग यहां पर लिखेंगे नोट करके लिखेंगे, अतः समजातता किसको प्रमाणित करती है? का होना अपसारी उद्विकास या अनुकूली विकिरण का सूचक होता है। अब आपके सामने एक सवाल है, एक समस्या है। अब आपके सामने एक बात बार बार आपके मन में आ रही होगी कि सर ये अपसारी उद्विकास क्या होता है? समझ रहे हैं ना कि ये अपसारी उद्विकास क्या होता है? तो आइए देख लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा अपसारी उद्विकास की कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए, जी हाँ, यहां पर हम लोग देखेंगे अपसारी उद्विकास या हम बात करेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहां पर आप देखिए, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा। आप देखिए समान जीवधारी आपको दिखाए गए हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे समान जीवधारी यहां पर दिखाई दे रहे हैं और ये समान जीवधारी अलग अलग आवासीय क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। देखिए अलग अलग आवासीय क्षेत्रों की ओर इनका जाना हो रहा है, इस तरह से। तो भिन्न आवासीय क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, तो अभिसरित हो रहे हैं या अपसरित हो रहे हैं? तो आप कहेंगे कि अपसरित हो रहे हैं, डाइवर्जेंस हो रहा है। और डाइवर्जेंस हो रहा है तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की जातियों में विकसित हो रहे हैं। समान पूर्वजीय जीवधारी या समान पूर्वजता वाले जीवधारी अलग अलग आवासों की ओर जाने के फलस्वरूप अलग अलग जातियों में अगर विकसित होते हैं, तो ऐसे इवोल्यूशन को अपसारी उद्विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को अनुकूली विकिरण या एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे, इसमें हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि समान जीवों का अलग अलग आवासीय क्षेत्रों की ओर जाकर भिन्न आवासीय क्षेत्रों की ओर जाकर
या आवासीय दशाओं की ओर जाकर किसमें विकसित होना, तो आप देखेंगे दशाओं की ओर जाने से या और जाकर भिन्न जातियों में विकसित होना, ये हो गया, क्या कहलाएगा, अपसारी उद्विकास कहलाता है। तथा ऐसी विकासीय प्रक्रिया को अनुकूली विकिरण या एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि ऐसा इवोल्यूशन, ऐसा उद्विकास क्या कहलाता है, तो उद्विकास को तो कहेंगे अपसारी उद्विकास, और कहा जाएगा कि ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऐसी उद्विकासीय प्रक्रिया को एडाप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आसानी से ये, तो यहां पर लिखेंगे अनुकूली विकिरण या हम इसे कह सकते हैं अपसारी उद्विकास। तो यहां पर इन चीजों को आप देख सकते हैं, इन चीजों की कहानी आप आसानी से कह सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने इन चीजों को समझ लिया है। तो आप जरा सोचिए कि अगर दो जीवधारियों में, ध्यान दीजिएगा, दो जीवधारियों में समजात रचनाएं पाई जा रही हैं, समजात अंग पाए जा रहे हैं, तो वह समजात अंगों का पाया जाना किसका सूचक होता है, अपसारी उद्विकास का या अनुकूली विकिरण का या अनुकूली अपसारिता का, तो आप कहेंगे कि इन तीनों का ही संकेत होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, किसका संकेत नहीं होता है, अभिसारी उद्विकास का संकेत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, तो नोट करके हम आसानी से लिख सकते हैं, अर्थात बात करेंगे कि समजातता से बताइए किसका संकेत मिलता है, तो आप देखेंगे संकेत मिलता है किसका जी, तो सिंपली आप कहेंगे अपसारी उद्विकास का अनुकूली विकिरण का और अनुकूली अपसारिता का, ये तीन चीजें हैं
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिए। इसे ध्यान रखेंगे तो यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो ठीक है, ये बात हो गई आपके सामने। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, किसके? समजात रचनाओं की या समजात अंगों की। ठीक है ना? तो आप आइए देखते हैं, इसे आप वो कर लेंगे। ये जो डायग्राम है इसे बनाइएगा। ये अनुकूली विकिरण या अपसारी उद्विकास का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि समान जीवधारी, लिख लेंगे इसको, और यहाँ पर लिखेंगे भिन्न आवासों की ओर जाना। और ध्यान दें, अलग अलग जातियों का विकास। जी हाँ, हम सिंपली बात करेंगे ना कि अलग अलग जातियों का विकास। तो ये कहानी हो पाती है, ये कहानी आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इन बातों की अगर हम लोग चर्चा कर चुके हैं तो आइए आगे की ओर चलते हैं थोड़ा सा। जी हाँ, अब बात करने जा रहे हैं हम लोग समजात अंगों के उदाहरण। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं हम लोग समजात अंगों के उदाहरण या एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करें। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि कशेरुकियों के समान अंग जो भिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित हों, इस तरह से। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि इसमें बात करेंगे कि जैसे, तो जैसे में यहाँ हम लोग ले सकते हैं, जैसे आप देखेंगे मेंढक, पक्षी, चमगादड़, मनुष्य व व्हेल के अग्रपाद। एक तो ये हो गया, ये सभी होमोलॉगस रचनाओं के उदाहरण हैं। इसी तरह से आप देखेंगे
कशेरुकियों के हृदय कशेरुकियों के मस्तिष्क, जैसे मेंढक का मस्तिष्क और हम लोगों का मस्तिष्क, जैसे मछली का मस्तिष्क और हम लोगों का मस्तिष्क, ये क्या हो जाएंगे, ये भी होमोलॉगस रचना के रूप में हो जाएंगे। जैसे मेंढक का हृदय क्या कार्य करता है, मिक्स रुधिर को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स्ड रुधिर को पंप करता है। और हमारा हृदय हमारा क्या करता है, मिक्स्ड रुधिर को नहीं बल्कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रुधिर दोनों को अलग अलग पंप करता है। तो आप ध्यान दीजिए, मेढक का हृदय और मनुष्य का हृदय आप ले सकते हैं, होमोलॉगस हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखेंगे, आगे देखिए कि बात करने जा रहे हैं कशेरुकियों की बाह्य कंकाली, कशेरुकियों नहीं बल्कि हम यहां पर आप लिखेंगे ऐसे कि टेट्रापोड, टेट्रापोड कशेरुकियों की बाह्य कंकाली रचनाएं। जी हाँ, आप ध्यान दीजिए कि टेट्रापोड कशेरुकियों की बाह्य कंकाली रचनाएं, जैसे एग्जाम्पल के लिए सींग, खुरी, बाल, नाखून, पंजे, देख रहे हैं ना, और शल्क, आदि। ये सब की सब ध्यान दें, ये सभी रचनाएं जितनी भी हैं यहां पर आप देखेंगे, इनकी जो बात करें हम लोग तो आप लिखेंगे केराटिन युक्त एपिडर्मिस से व्युत्पन्न, जी हाँ ध्यान दें, केराटिन युक्त होती हैं और एपिडर्मिस से व्युत्पन्न होती हैं, एपिडर्मिस से ओरिजिनेट करती हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीज़ों को। तो ये सभी रचनाएं क्या हैं, होमोलॉगस हैं। इसी के साथ हम लोग और देखें, यहां पर आप देखेंगे बोगेनविलिया के कंटक व कुकुरबिटा के प्रतान, बोगनविलिया के कंटक और कुकुरबिटा के प्रतान। अब क्यों इनको होमोलॉगस कहते हैं, तो आप कहेंगे कि दोनों ही तने के अक्षीय भाग से उत्पन्न भाग हैं या उत्पन्न रचनाएं हैं। तो दोनों ही एक तरह से स्टेम के मॉडिफिकेशन से बने हुए हैं, इसलिए इस चीज को हम होमोलॉगस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि कीटों के मुखांग,
जी हाँ, कीटों के मुखांग जैसे आप देखिए कि कॉकरोच में है बाइटिंग एंड चेविंग टाइप का है, हाउस फ्लाई में है हाउस फ्लाई में है तो स्पॉन्जिंग टाइप का है, बटरफ्लाई में है साइफोनिंग टाइप का अर्थात नलकीय है, समझ रहे हैं ना, और मच्छर में है तो भेदने एवं चूसने के लिए अनुकूलित है। तो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्पत्ति में अगर देखेंगे तो सभी में समान रचनाओं से के रूपांतरण से ये बने हुए हैं। तो इसीलिए कीटों के मुखांग ये क्या हैं? समजात रचनाएं हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर हम लोग देखें तो इसको ये ले सकते हैं आप, जैसे कि स्तनियों की अग्रपाद, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, स्तनियों के अग्रपाद अर्थात मैमल्स के फोरलिम्स, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे में हम लोग यहाँ पर कर लेंगे कि चीता में तो किस लिए जी, तो आप कहेंगे दौड़ने हेतु इस तरह से, और मनुष्य में तो आप कहेंगे पकड़ने हेतु। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे व्हेल में तो व्हेल में किसके लिए जी, तो आप कहेंगे तैरने हेतु। और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि चमगादड़ में तो आप कहेंगे उड़ने हेतु। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं और इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने कई एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले लिए हैं किसके, होमोलॉगस ऑर्गन के लिए। तो इस तरह से बच्चों आज का यह लेक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पर, और आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक की बात समझ ली है। इसके आगे की जो बातें होंगी वो आपको अगले लेक्चर में बताई जाएंगी और अच्छे से समझाई जाएंगी। तो कल मैं आपसे फिर एक बार मिल सकूं, इसके लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ओके, जय हिंद, जय CLC।